नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस लेक्चर में मैं स्टैटिक जीके का एक टॉपिक लेकर आया हूं। इससे पहले हमने कई टॉपिक किए हैं, पार्ट्स के रूप में आपको उपलब्ध करवा चुका हूं। आपने भली भांति उसको राइट डाउन भी कर लिया होगा और रिवाइज भी कर रहे होंगे। इस लेक्चर में आज मैं यूएनओ पर चर्चा करने जा रहा हूं। आप पुराने पेपर देखिए, चाहे रेलवे का, एसएससी का, आईएएस का, आरएएस का, एक्सेट्रा जो भी पेपर है, मुझे लगता है यूएनओ हमेशा हावी रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं स्टैटिक जीके में आपको ये लेक्चर उपलब्ध करवा रहा हूं। इस लेक्चर की जो सबसे खास बात होगी वो ये है कि इसमें हम करंट अपडेट करेंगे। जैसे इकोसोक, आर्थिक व सामाजिक विकास परिषद, यूएनओ का एक अंग होता है। इसकी जुलाई 2020 में बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसको संबोधित किया था डिजिटल रूप में। कोरोना के कारण विश्व की बदलती स्थिति, इस पर चर्चा हुई थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 2020, इसको रिव्यू किया गया था, उसको हम ऐड करेंगे। इसके अलावा यूएनओ का जो 75वां अधिवेशन है, उसके कौन अध्यक्ष है, टर्की से संबंधित है, उसको हम ऐड करेंगे। 75 है, ध्यान रखें, 75, 50, 25, 100, 125, मैंने कई बार बताया है कि ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस पर आप खास ध्यान देंगे। तो इन सब बातों को हम एक नए सिरे से लेकर चलेंगे। बहुत गंभीरता से इस टॉपिक को आप पढ़ें। ये आपके जो अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा, रेलवे के जो या अन्य एग्ज़ाम होंगे, या जो आपका एसएससी के आगामी एग्ज़ाम होंगे, राजस्थान कांस्टेबल, राजस्थान पटवारी, इन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, यदि आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप भली भांति अपलोड कर लें। अब मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। यूएनओ की बैकग्राउंड देखें तो यूएनओ के संबंध में सबसे पहले हमारे सामने कुछ बातें आती है जो युद्ध के रूप में थी। पहला विश्व युद्ध 1914, दूसरा विश्व युद्ध 1939, ये प्रारंभ हुए। जब ये विश्व में युद्ध होने लगे तो विभिन्न देशों के मध्य शांति को स्थापित करने के लिए कई शांति संस्थाएं स्थापित की गई थी। आप एक लाइन लिखिए, विश्व में शांति के प्रयास। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो पहला विश्व युद्ध जो है, प्रथम विश्व युद्ध, ये हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। इस विश्व युद्ध के बाद में शांति स्थापना के लिए जो प्रयास किया, वुडरो विल्सन के द्वारा किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उनके द्वारा एक शांति की स्थापना के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 1920 में। एक लाइन लिखिए, इस युद्ध के बाद विश्व में शांति के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के नेतृत्व में 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, तो ये विश्व में शांति को स्थापित करने से रिलेटेड था। उसके बाद में यह कितना कारगर हुआ, इसका इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। इस कारण से हम यदि शांति स्थापना में इसके योगदान को देखें
तो इसका योगदान का आंकलन कम स्तर पर ही मापा जाएगा। तो दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार, ये 1939 में प्रारंभ हुआ था और 1945 में ये समाप्त हुआ था। ये बने हुए हैं क्वेश्चन, प्रारंभ और समाप्त आपने ध्यान रखना है। अब इस युद्ध के बाद जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, ये भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इनके नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। एक लाइन लिखिए, इस युद्ध के बाद विश्व में शांति स्थापना के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर सामने आया। तो इनके नेतृत्व में चार्टर सामने आया। इस चार्टर के सामने आने के बाद में इस पर 26 जून 1945 को 50 देशों ने साइन किए और उसमें भारत भी शामिल था। तो हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संस्थापक सदस्य हैं वो 50 हो गए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमें करेक्शन करना है। हुआ क्या था, पोलैंड ने बाद में साइन किए थे, उसे भी संस्थापक सदस्यों में माना जाता है। तो इसके जो संस्थापक सदस्य है, फाउंडर मेंबर है, वो 51 है और 51वां देश जो है ये पोलैंड है। हालांकि इसने बाद में साइन किए थे। एक लाइन लिख दीजिए, इस चार्टर पर 26 जून 1945 को 50 देशों ने साइन किए। जिनमें भारत शामिल था। तो यदि यहां पर हम एक बात करें कि क्या संस्थापक सदस्यों में भारत शामिल था, तो बिल्कुल था। और इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए कि भारत यूएनओ में शामिल कब हुआ था, तो 1945 में ही शामिल हो गया था। ये 1945 में भी ये शामिल हो गया था। ये ध्यान रखना। तो भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। अब मैं यूएनओ के आगे की चर्चा करूंगा, स्थापना, हेड ऑफिस, संस्थाएं, उनकी बात करेंगे। तो एक बार आप इसके बैकग्राउंड को राइट डाउन कर दीजिए। हेडिंग डाल दीजिए, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अपने आप में एक ये महत्वपूर्ण संगठन है और अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ध्यान रखना। देखिए साइन कब हुए थे ये हम बात कर चुके हैं, 26 जून 1945 को। लेकिन यदि हम इसकी स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। क्लियर, ये ध्यान रखें। इसी कारण से ये जो 24 अक्टूबर है इसको मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसको संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूएन डे कह सकते हो आप, यूनाइटेड नेशन डे कह सकते हो। इसका जो हेड ऑफिस है
ये है न्यूयॉर्क, हालांकि इसका सचिवालय है यहाँ पर, न्यूयॉर्क इसका हेड ऑफिस है। और इसमें जो संस्थापक सदस्य है, फाउंडर मेंबर बोलते हैं इसको, ये है 51। ध्यान रखें, इसकी डिटेल मैं अभी दे चुका हूं आपको। 50 सदस्यों ने पहले साइन किए थे और पोलैंड ने बाद में साइन किए थे। यहां पर आपके क्वेश्चन बन सकता है कि 51वां सदस्य देश कौन सा था। ये था पोलैंड। यदि मैं आपसे कहूं क्या भारत इसमें शामिल था, बिल्कुल शामिल था, पहले बात कर चुके हैं। अब देखिए इसके वर्तमान सदस्य कितने हैं। इसके जो वर्तमान सदस्य है ये है 193, और जो 193वां सदस्य देश है ये है दक्षिणी सूडान। ये दक्षिणी सूडान है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे इसके जो भाषाएं हैं या अन्य इसके अंग कौन से हैं, उनकी चर्चा करते हैं। हम देखते हैं संवैधानिक स्थिति, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है। जैसे हमारे भारत का संविधान होता है, उसमें भाग होते हैं, आर्टिकल होते हैं, तो कितने भाग हैं और कितने आर्टिकल हैं, इसमें अनुच्छेद कितने हैं। भाग 19 है। आप ध्यान रखना, इस भाग को पार्ट भी कह सकते हो, अध्याय भी कह सकते हो। और जो आर्टिकल है ये 111 है। जिस तरीके से इंडिया के संबंध में पूछे जाते हैं, उसी तरीके से ये भी पूछे जाने की पूरी उम्मीद बनती है। अब हम बात करेंगे इसके सिंबल की, प्रतीक चिन्ह। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है। प्रतीक चिन्ह जैतून की 2 वक्राकार शाखाएं हैं, इस टाइप की बनी हुई होती है। मैं नॉर्मल बनाने का प्रयास करता हूं। ये जैतून की 2 वक्राकार शाखाएं होती है। कर्व शेप्ड बोलते हैं इसको, कर्व शेप्ड ब्रांचेज बोलते हैं। ये इसके अंदर ये नॉर्थ पोल का चित्रण होता है, उत्तरी ध्रुव, और 5 वृत्त बने होते हैं इसके अंदर। ये 5 सर्कल बने होते हैं। ये कई बार पूछ लिए जाते हैं कितने व्रत होते हैं, तो 5 व्रत बने होते हैं, सर्कल बने होते हैं। और इसी के बीच में यहाँ पर वर्ल्ड का मैप भी होता है। यहाँ जो है ये वर्ल्ड का मैप बना होता है, विश्व का मानचित्र बना होता है। तो ये सारी बातें इसके अंदर होती है, इसके सिंबल में, इसके प्रतीक चिन्ह में। अब देखिए, इसी प्रतीक चिन्ह को यदि हम ब्लू बैकग्राउंड में डाल दें तो ये इसका झंडा बन जाता है। तो यूएनओ का जो फ्लैग है ये क्या होता है, प्रतीक चिन्ह का ब्लू बैकग्राउंड। उसका यदि ब्लू बैकग्राउंड हो जाएगा तो ये इसका झंडा बन जाएगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे भाषाएं। कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। पहला लिखिए इंग्लिश, फ्रेंच, ये मुख्य भाषाएं होती है, 2 मुख्य भाषाएं होती है। स्पेनिश, अरबी, चीनी, रशियन,
ये इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सी भाषा नहीं है, तो 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। एक मैं कोड वर्ड बताना चाहूँगा, आपको ध्यान रहे तो बहुत बढ़िया रहेगा। फ्रेंच कट अंग्रेज, स्पाइसी अरबी व चीनी का रशिया। तो इससे आपको क्या है, ये भाषाएं याद हो जाएगी। आप गौर से देखिए, फ्रेंच, अंग्रेजी, स्पेनिश, अरबी, चीनी, रशियन। इसमें ये जो दोनों भाषाएं होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये मुख्य भाषाएं होती है, ये मुख्य होती है। तो 6 भाषाओं को यूएनओ में दर्जा प्राप्त है। क्लियर, ध्यान रखें। तो एक बार आप इसे राइट डाउन करो, उसके बाद हम यूएनओ के भाग पर चर्चा करेंगे। हेडिंग डाल दीजिए, यूएनओ के भाग। भाग भी कह सकते हो, अंग भी कह सकते हो। ये 6 होते हैं, ध्यान रखना है। कई जगह 5 लिख देते हैं, वो गलत होता है, ध्यान रखें। और पहला भाग है महासभा, इसको हम बोलते हैं जनरल असेंबली। साथ साथ लिखते जाइए, साथ साथ इसको समझते जाइए। देखिए, एक तो इसका जो निक नेम होता है, इसे हम कहते हैं विश्व की संसद। विश्व की संसद बोलते हैं। तो विश्व की संसद से इसकी तुलना की गई है। जैसे संसद जो काम करती है, ठीक वैसे ही ये वर्ल्ड के संबंध में काम करती है। इस कारण से इसको हमने विश्व की संसद नाम दे दिया। इसमें जो सदस्य होते हैं, ये होते हैं 193 इसके सदस्य होते हैं। और प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है, एक वोट होता है। यहां पर सदस्य का मतलब देश है, मतलब 193 देश इसके सदस्य होते हैं और एक देश का एक वोट होता है। चाहे व्यक्ति कितने ही जाए, चाहे 5 जाए, 10 जाए, लेकिन वोट एक होगा। अब इसका जो अधिवेशन होता है, ये होता है प्रत्येक सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को। तो प्रतिवर्ष होता है, लेकिन सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को होता है। सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को सम्मेलन होता है। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखना, इसका एक अंग और होता है, आप जानते हो, सुरक्षा परिषद। यदि सुरक्षा परिषद सिफारिश करे तो इमरजेंसी बैठक भी बुलाई जा सकती है। स्टार्ट डाल के लिखिए, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल की सलाह पर इमरजेंसी बैठक बुलाई जा सकती है। बुलाई जा सकती है। क्लियर? अब देखिए, ये जो महासभा है, इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष होता है। मतलब प्रति वर्ष अधिवेशन होते हैं,
तो जब से वो अधिवेशन होगा और जब तक आगामी अधिवेशन नहीं होता तब तक वो उसका अध्यक्ष होता है। अब यदि हम इसके सम्मेलन की बात करें, अधिवेशन की बात करें, तो अधिवेशन के संबंध में 8वां अधिवेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 8वां अधिवेशन हुआ था 1953 में और इसकी जो अध्यक्षता की थी ये की थी विजय लक्ष्मी पंडित ने। विजय लक्ष्मी पंडित ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये भारत से संबंधित है, ध्यान रखें। और भारत की पहली महिला तो हो गई, आप ये कह सकते हो कि पहली महिला जिसने यूएनओ के अधिवेशन की अध्यक्षता की। एक लाइन लिखिए, पहली महिला जिसने यूएनओ के अधिवेशन की अध्यक्षता की। अब मैं बात करने जा रहा हूं लेटेस्ट की। हालांकि समय समय पर आप केवल इसी को बदलते जाना, यही बदलता है और कुछ नहीं बदलता। 75वां अधिवेशन 2020 में, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की है ये है वोल्कन बोजीकर। ये टर्की के हैं। यहां इस बात को आप ध्यान रखें, ये आपका करंट है कि 2020 में 75वें अधिवेशन की अध्यक्षता किस देश की तरफ से अध्यक्षता की गई थी। तो टर्की की तरफ से अध्यक्षता की गई थी वोल्कन बोजीकर के द्वारा। ये ध्यान रखें आप, ये इंपॉर्टेंट है। तो 75वां अधिवेशन है। अब जब कभी भी आगे 2021 में होगा तो 76वां अधिवेशन होगा। आपको यही बात चेंज करनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई बात चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो कार्यकाल 1 वर्ष हो गया और अधिवेशन 1953 का इंपॉर्टेंट है। विजय लक्ष्मी पंडित पहली महिला थी जिसने यूएनओ के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह ध्यान रखना, अब तक केवल 4 महिलाओं ने यूएनओ के अधिवेशन की अध्यक्षता की है, जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित शामिल है। लिखना चाहो तो एक स्टार डाल के लिख दीजिए। अब तक 4 महिलाओं ने यूएनओ के महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की है। तो ये इसकी कुछ बेसिक बातें हैं जो हमने आपके सामने रखी। एक बार आप इसे राइट डाउन करो। अब हम बात करेंगे महासभा के कार्य। पहला लिखिए, देखिए विश्व के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करता है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित प्रस्ताव भारत ने पेश किया था, पारित हो गया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पहला लिखिए, विश्व के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करना, जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित प्रस्ताव। क्लियर। दूसरा,
महासभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करना यही करता है। एक सचिवालय इसका अंग होता है, उसमें महासचिव की नियुक्ति करता है। सचिवालय में महासचिव, जनरल सेक्रेटरी बोलते हैं इसको। ये काम यही होता है। एक इंटरनेशनल कोर्ट होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसमें भी न्यायाधीशों की नियुक्ति यही करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति ये करता है। तो ये महासभा हो गई। इसी तरीके से इसका जो दूसरा अंग होता है यूएनओ का, वो होता है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं इसको। भारत इसका सदस्य बना है 2021-22 के लिए, तो ये करंट में भी चर्चा में रहा। देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो सुरक्षा परिषद है, इसका जो उद्देश्य है नाम से ही पता लग रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना, ये इसका उद्देश्य है। और यदि हम इसके निकनेम की बात करें तो एक तो इसको कहा जाता है दुनिया का पुलिसमैन। दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। एक इसको यूएनओ का पावर हाउस भी कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं। अब बात करेंगे इसमें कितने सदस्य होते हैं और इसको करंट से जोड़कर पढ़ेंगे हम। सदस्यों की बात करेंगे हम, इससे पहले आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। आप यहां लिखिए, मैं इसको वापस इधर लिखता हूं। टोटल सदस्य जो होते हैं 15 होते हैं, ध्यान रखना। यदि आपसे ये कह दे कि सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल कितने सदस्य हैं तो 15 सदस्य होते हैं। कई बार क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं ध्यान नहीं देता है और 5 पर टिक कर देता है, जबकि वो टोटल पूछ रहा होता है, क्योंकि स्थाई वाला क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। इन सदस्यों को यदि हम डिवाइड करें तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो स्थायी सदस्य, ये 5 होते हैं, और अस्थायी सदस्य ये 10 होते हैं। इस तरीके से इनको वर्गीकृत किया गया है। 5 स्थायी सदस्य मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। पहला लिखिए अमेरिका, रशिया, फ्रांस, चाइना, ब्रिटेन। हालांकि यदि मैं करंट स्टेटस की बात करूं तो भारत स्थायी सदस्य बनने की दौड़ में शामिल है और काफ़ी प्रयास भी कर रही है इंडियन गवर्नमेंट। देखते हैं आगे की स्थितियां क्या रूप लेती है। फिलहाल यदि हम ये कहें, इन 5 सदस्यों की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूं तो इनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर होती है। अब वीटो पावर का मतलब समझ लीजिए। वीटो पावर का मतलब यह होता है कि यदि कोई भी सदस्य है, जैसे कोई प्रस्ताव पेश किया, तो टोटल 15 सदस्य है ये,
प्रस्ताव पेश किया और प्रस्ताव पेश करने के बाद में यदि 9/15 इतने पक्ष में पड़ जाते हैं, 9 पक्ष में पड़ जाते हैं, इतने मत मिलते हैं, तो प्रस्ताव पारित हो जाता है। कोई प्रस्ताव पेश किया और 15 में से 9 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान कर दिया तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। क्लियर? लेकिन यहां पर क्या है, खास क्या बात होती है, इन सदस्यों में, मतलब इन 9 सदस्यों में 5 स्थायी सदस्यों का होना आवश्यक है। पांच स्थायी सदस्यों का होना आवश्यक होता है। यदि ये 5 स्थायी सदस्य में से एक सदस्य ने भी मना कर दिया, विपक्ष में पेश कर दिया, तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा, चाहे 15 में से 14 सदस्य पक्ष में हो। अब आप देखिए कितनी बड़ी नाइंसाफी है ये। समझ में आई? 9 में से 5 होने जरूरी है और यदि 15 में से 14 पक्ष में पड़ गए और इनमें से किसी एक देश ने यदि प्रस्ताव पर विपक्ष में मतदान कर दिया तो पारित नहीं होगा। ये इनकी वीटो पावर होती है, जो वास्तव में चिंताजनक है। वर्तमान स्थितियों को देखते हुए भारत इसका लगातार विरोध करता है। देखते हैं आगे की स्थितियां क्या बनती है। फिलहाल आपके एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा स्थायी सदस्य है, कौन सा स्थायी सदस्य नहीं है। आइए, अस्थायी सदस्य जो है, इनका जो कार्यकाल है, ऑब्वियसली बात है, यदि अस्थायी है तो इनका कार्यकाल होगा 2 वर्ष। ये एग्जाम में आता है। ये जो 5-10 सदस्य है, ये कौन कौन से होते हैं, कहां से आते हैं? जो 5 होते हैं, 5 सदस्य, 10 में से 5, ये एशिया व अफ्रीका से संबंधित, मतलब 5 सदस्य वो होंगे जो एशिया और अफ्रीका को लीड करेंगे। प्लस एक देश जो है ये ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, इसको लीड करता है एक देश, और 2 देश जो है ये वेस्ट यूरोपियन कंट्री को लीड करते हैं, और 2 देश जो है ये लैटिन अमेरिकी देशों को लीड करते हैं, और इसमें कैरेबियन देश भी आ जाते हैं। 2 कैरेबियन सागर के आसपास है ना, कैरेबियन देश भी आ जाते हैं। तो ये ऐसे लीड करते हैं, और प्रत्येक 5 सदस्यों का जो चुनाव है महासभा के द्वारा प्रतिवर्ष होता है। एक लाइन लिखिए, प्रतिवर्ष 5 सदस्यों का चुनाव महासभा के द्वारा होता है। अब वैसे इन नाम के याद रखने की जरूरत नहीं है इनको, लेकिन भारत इस बार शामिल है तो ध्यान रखना। अब ये 5 सदस्य कौन कौन से हैं? जैसे वर्तमान में लेटेस्ट में हम बात करें तो इनका जो कार्यकाल है 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक ये चुन लिए गए हैं। ये कौन कौन है? आइए, एक तो है इंडिया, दूसरा है केन्या, नॉर्वे, आयरलैंड, मैक्सिको। तो ये 5 देश है, आपको ध्यान रखना है ये। क्लियर? अब आपसे एक पूछ ले कि भारत किसको लीड करेगा, तो एशिया व अफ्रीका पैसिफिक को ये रिलेट करेगा, इसको आपको लीड करेगा ये। क्लियर? यहां पर आपको एक बात और जाननी है, भारत 8वीं बार चुना गया है। 8वीं बार चुना गया है।
इसको वोट जो मिले हैं पक्ष में 184 वोट मिले हैं इसको। अब हम बात करेंगे भारत इससे पहले कब चुना गया था, हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। यहां पर लिखना भारत की अब तक की स्थिति, मतलब 8 बार चुना गया है तो 7 बार कब चुना गया था, यह ध्यान रखना पड़ेगा आपको। पहला 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 84-85, 91-92, 2011-12। तो ये 7 बार हो गया और 8वीं बार 2021-22 ये हो गया। आपसे यहां पर क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, आपसे पूछा जा सकता है कि किस वर्ष भारत यूएनओ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल नहीं था। इस तरीके से क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद बनती है। दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि भारत पहली बार सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कब बना था, 50-51 में। क्लियर, ये सुरक्षा परिषद होती है। अब और अन्य अंगों की हम बात करेंगे। ये सुरक्षा परिषद कंप्लीट हुई। सुरक्षा परिषद के पास तीसरा अंग लिखिए, आर्थिक व सामाजिक विकास परिषद। आर्थिक व सामाजिक विकास परिषद है। इसका जो उद्देश्य है, विश्व में आर्थिक व सामाजिक विकास से संबंधित होने वाली गतिविधियों को संचालित करने वाली एजेंसियों को नियंत्रित करना। तो ये इसका काम होता है। विश्व में आर्थिक व सामाजिक विकास, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से संबंधित जो भी एजेंसियां होती है उनको कंट्रोल करने का ये काम करती है। इसके जो सदस्य देश हैं ये है 54। यहां 2 बातें ध्यान रखनी है आपने, 3 बातें करंट के संबंध में। एक तो इनका कार्यकाल, इनका जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष। दूसरा, प्रतिवर्ष 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्यों का चुनाव होता रहता है। यहां पर आपने ध्यान रखना है, वर्तमान में भारत इसमें शामिल है। भारत इसमें शामिल है। अब मैं बात करूंगा इसकी बैठक की। एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए।
बैठक। इसकी जो बैठक होती है सामान्यतः जुलाई में और पर ईयर होती है। ये एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित जो एजेंडा बना हुआ है 2020 तक का, उस पर चर्चा होती है। एक लाइन लिख दीजिए, विश्व के सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 2020 को रिव्यू किया जाता है। तो बैठक में एक काम तो ये होता है, रिव्यू किया जाता है। थोड़ा सा और करंट से हम जोड़ें तो जुलाई 2020 की बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। बैठक को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। और जो विषय रखा था, कोरोना के कारण विश्व की बदलती स्थिति। विश्व की बदलती स्थिति। तो इस तरीके से आपने करंट को ऐड करते हुए चलना है। क्लियर? तो ये हो गया आपका आर्थिक व सामाजिक परिषद। इसको इकोसेक के नाम से भी जानते हैं। एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। ये इकोशोक है। चौथा लिखिए प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद। अब देखिए, ये जो प्रन्यास परिषद है, ये क्या है? समय समय पर गठित किया जाता है। ये उनके लिए गठित किया जाता है जिन देशों में स्वायत्त शासन की स्थापना नहीं हुई है दूसरे विश्व युद्ध के बाद में। हालांकि 1994 के बाद ऐसा कोई गठन नहीं हुआ है। तो एक लाइन लिख दीजिए, इसका गठन समय समय पर किया जाता है। इसका गठन उन देशों के लिए किया जाता है जिनमें दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्वायत्त शासन ऑटोनॉमिक रूल की स्थापना नहीं हुई है। उन देशों के लिए किया जाता है जिनमें दूसरे विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ऑटोनॉमिक रूल्स स्टार्ट नहीं हुआ है या स्थापना नहीं हुई है। 1994 से
यह है बंद है, ये जो परिषद है बंद है, लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये अंग नहीं है। कल को इसका गठन कर दिया जाए तो फिर 6 हो जाएंगे वापस ये, लेकिन ये 6 ही माने जाएंगे, ध्यान रखना। 5वां लिखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट। ये जो इंटरनेशनल कोर्ट है, इसकी स्थापना जो है यूएनओ की स्थापना के बाद में हुई थी, 1 साल बाद हुई थी, 46 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी जो स्थापना है अप्रैल 1946, और इसमें जो सदस्य होते हैं ये है 15, ध्यान रखना। और 15 में कैसे इसको डिवाइड किया जाता है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है और 13 सदस्य हैं। एक बार इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे संगठन क्या होता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्लस 13 सदस्य, ये होता है। और इन सदस्यों का जो कार्यकाल है ये होता है 9 वर्ष, 9 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। इसका जो हेड ऑफिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेग में है इसका हेड ऑफिस, हेग नीदरलैंड। उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय महत्व के विवादों का निपटारा करना, ये इसका उद्देश्य होता है। तो हेग नीदरलैंड, बहुत बार क्वेश्चन आता है स्थापना कब हुई थी, ये भी पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है हेग नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो आधिकारिक भाषा होती है वो फ्रेंच और इंग्लिश है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। ऑफिशियल लैंग्वेज ये इंग्लिश होती है और फ्रेंच होती है। यहां मैं एक विशेष बात करना चाहूंगा कि वे भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आ चुके हैं, लिखिए, भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सदस्य रहे, ये कौन कौन से हैं। पहला लिखिए, सर बेनेगल राव, नागेंद्र सिंह, आर.एस. पाठक और दलबीर भंडारी। ये दलबीर भंडारी तो अभी भी है। ये 4 भारतीय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सदस्य के रूप में या न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके हैं। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। अब हम यूएनओ के लास्ट अंग पर चर्चा करेंगे, सचिवालय। हेडिंग डाल दीजिए, 6, सचिवालय। सेक्रेटरीट बोलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है यूएनओ का ये, क्योंकि यूएनओ के दिन भर के सभी कार्यों को देखता है। एक लाइन लिख दीजिए, यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो यूएनओ के दिन भर के कार्यों को देखता है।
यूएनओ के दिन भर के कार्यों को देखता है। अब देखिए, इसका जो हेड होता है या जो प्रमुख होता है, इसको हम बोलते हैं महासचिव। महासचिव, जनरल सेक्रेटरी, ये होता है यूएनओ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है ये। आप कह सकते हो यूएनओ का सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसका जो नियुक्ति है ये महासभा करती है और इसका जो कार्यकाल है ये होता है 5 वर्ष। यूएनओ के जो प्रथम महासचिव रहे हैं ये है ट्रिगवेली। ये कई बार पूछ लेते हैं, ट्रिगवेली, ये नॉर्वे के हैं। और जो वर्तमान महासचिव है ये है एंटोनियो गुटेरस। ये पुर्तगाल के हैं। यहां पर इस बात पर गौर करें, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि वर्तमान में जो यूएनओ के महासचिव है उनका संबंध किस देश के साथ है। पुर्तगाल के साथ है, नाम भी पूछा गया, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। अपने आप में एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है ये, तो आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने स्टैटिक जीके के इस पार्ट में यूएनओ को जानने का प्रयास किया और इसमें हमने कई करंट अपडेट भी किए हैं जो कि काफ़ी समय बाद बदलते हैं, तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। ये आपका स्टैटिक जीके का एक पोर्शन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसको आज हमने कंप्लीट किया है। तो दोस्तों, यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप डाउनलोड कर लें। इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।